क्या भदोही को कालीन की नगरी में ही आईटी हब नहीं बनाया जा सकता? आइए मैदान में और लड़ते हैं जनता के न्याय की लड़ाई। देखता हूं किस माई के लाल में हिम्मत है कि जो अभी भाषण देते वक्त हमारे जिले के जनप्रतिनिधियों को देखिए कि अधिकारी मंच पर बैठे रहे तो ऐसा गुणगान गाते हैं कि अरे बाप रे, क्योंकि केवल कुर्ता पहन करके भौकारबाजी करना मुझे नहीं आता। विद्युत विभाग हमारे प्रदेश का सबसे चर्चित विभाग बना हुआ है। साहब हमार मीटरवा स्मार्ट बा है, बिलवा बहुत आवता। 1994 30 जून का महीना भी शुरू हो चुका है। भदोही का स्थापना दिवस, इतने वर्ष हो गए, कहां देखते हैं भदोही को। जीरो टॉलरेंस की सरकार है, निसंदेह सरकार है, लेकिन स्थानीय स्तर पे बेलगाम अधिकारी इसको पूरी तरह ध्वस्त करके रखे हैं। क्यों? और ये निष्क्रिय जनप्रतिनिधियों की देन है कि ये मैनेज करने की व्यवस्था में लगे हैं। यहाँ पे बैठकर तमाम लोगों ने कहा कि जनता को जागरूक होना चाहिए, पढ़े लिखे युवाओं को जागरूक होना चाहिए। आज पहली बार आपने कहा कि जनप्रतिनिधि की निष्क्रियता की वजह से। अरे भाई, तू पढ़ा लिखा रहा, तू समझदार रहा, तभी तुम्हें जनप्रतिनिधि बनाई के जनता भेज दे। अगर हम ही जागरूक होते तो आप जैसे लोगों को चुन करके थोड़ी भेजा जाता। अब हमारी तहसील को लेकर और थानों को लेकर मतलब इतना ज्यादा लोग परेशान होते हैं आम आदमी। तो इस कार से पंडाल लगा करके उखाड़ लिया जाता है, उसी प्रकार से थाना दिवस और तहसील दिवस बना हुआ है। वो सेवा का पंडाल नहीं दिखता। अब भाई राजस्व विभाग के मामले की जांच पुलिस डिपार्टमेंट कैसे करेगी? तो मान लीजिए नेता तो अपनी जगह, अधिकारी पेमेंट भी पाते हैं, गुड गवर्नेंस की सरकार बात भी करती है, तो आम जनता के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? अपने दुर्व्यवस्था को छिपाने के लिए, अपने चोरी को छिपाने के लिए जनता को चोर घोषित किया जा रहा है। चाहे न परख है, सीधे मुकदमा कर देना है। अब मुकदमा करने के बाद मैनेजमेंट की व्यवस्था चल रही है। मैनेज कौन कर रहा है? विभाग का कर्मचारी कर रहा है। कि शिक्षा का हमारे जनपद में पूर्ण रूप से बाजारीकरण हो चुका है। शिक्षा व्यापार बना हुआ है, संस्कार का साधन नहीं बना। जो बेचारा 400 की मजदूरी करने वाला, दिन भर कालीन की खाप काटने वाला मजदूर अपने घर पहुंच रहा है तो पता चल रहा है कि लाइट भी कट गया और मुकदमा भी हो गया। क्यों? लेकिन वर्तमान में यह खुशी होती है कि हर घर से, हर गांव से, हर मोहल्ले से कि युवा नेता तो खड़ा हो रहा है। अगर आप दलाली की मानसिकता से राजनीति करेंगे तो निस्संदेह तहसील का कानून को और थाने का सिपाही भी आपको डरा करके रखेगा। आप भी सिविल सर्विसेज की पढ़ाई छोड़ करके राजनीति में आया, अनपढ़ गंवार नहीं हूं। आपके जो समर्थक हैं, हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि जब डीएम भैया कोई बड़ा प्रोग्राम करने जाते हैं, कार्यक्रम, तो सरकार यहाँ की प्रशासन को परमिशन नहीं देती। अब देखिएगा जुलाई के बाद मैं करता हूं बिना परमिशन का, देखता हूं कौन रोकता है। हमारे साथ 5 अंगुली चली थी तो आज 50 अंगुली है, और जब जिसके साथ 50 अंगुली है तो वो मुक्का जब बांधेगा तो क्रांति ले आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत क्रांति न्यूज। मैं हूं शिवशंकर दुबे। आज हमारे पॉडकास्ट में विशेष रूप से जुड़ चुके हैं डीएम सिंह गारवार जी। आपको बताएं कि आप भदोही की राजनीति का उभरता हुआ युवा चेहरा हैं और जो युवा हैं उनके काफी पसंदीदा हैं आप, और लगातार भदोही के जो भी मुद्दे हैं, सड़क हो, महिला सुरक्षा हो या अन्य मुद्दों को लेकर लगातार आप संघर्ष करते रहते हैं। सड़क से लेकर लखनऊ जाना हो, किसी मुद्दे को लेकर दिल्ली जाना हो, आप लगातार भदोही की जनता के लिए समर्पित रहते हैं। युवाओं में काफी इनकी लोकप्रियता है। आइए आज आपको एक युवा नेता के रूप में जो है डीएम सिंह गारवार जी, उनसे जोड़कर उनके राजनीतिक जीवन, उनके कैरियर और उनके आगे के फ्यूचर प्लान तथा भदोही के तमाम विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हैं। स्वागत है सर आपका हमारे पॉडकास्ट में। बहुत सबसे पहले तो अगर बात करें, आपसे ही शुरुआत करें तो युवा जो है अक्सर आप देखते हैं मोर देन 95% युवा अपना कैरियर किसी और चीज को चुनते हैं। आपने राजनीति कब क्यों चुना, कब आपने राजनीति में एंट्री की, कैसा रहा आपका अब तक का सफर? देखिए, सर्वप्रथम आपके चैनल को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि इस प्रकार से जो आप लोगों का पारदर्शी सोच और जनहित के मुद्दों को आप जनता के सामने ले आते हैं, इसके लिए मैं बधाई देता हूं। राजनीति में युवाओं की भूमिका सदैव से महती रही है। इतिहास उठा करके अगर देखा जाए तो चाहे राजनीति हो और चाहे समाज की सेवा हो और चाहे क्रांति हो, वो युवा ही किए हैं। सबकी अलग अलग सोच होती है, जितने युवा हैं सबकी अलग अलग प्रतिभा है, अलग अलग कार्य करने की क्षमता और दक्षता है, सब अलग अलग विचारधारा के लोग हैं।
तो सब अपने दृष्टिकोण से सोचते हैं, और राजनीति में हम इसलिए आए क्योंकि अगर राजनीति में युवा कदम रखता है तो निसंदेह नई सोच के साथ, नई विचारधारा के साथ कुछ परिवर्तन की प्रणति लेकर के आता है। इसलिए राजनीति में युवाओं की आवश्यकता भी है और उनकी भूमिका महत्व भी होनी चाहिए। आप लगातार भदोही की राजनीति से जुड़े हैं, आप जन सुनवाई भी करते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। 1994 30 जून का महीना भी शुरू हो चुका है, भदोही का स्थापना दिवस। इतने वर्ष हो गए, कहाँ देखते हैं भदोही को, कितनी कमियां भी रह गई हैं आपके दृष्टिकोण से, जैसा आप देख रहे हैं भदोही को? देखिए, निसंदेह हम एक युवा जनपद के युवा हैं और कह सकते हैं कि जिसको उपेक्षित जनपद कहा जा सकता है। उत्तर प्रदेश की सरकार और पूर्ववर्ती सरकार, वर्तमान सरकार भदोही के विकास के लिए निसंदेह काम किए हैं, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधियों की निष्क्रियता और अकरिश्माई सोच की वजह से, व्यक्तिवादी विचारधारा की वजह से, व्यक्तिगत स्वलाभ के लिए काम करने की विचारधारा की वजह से भदोही कहीं न कहीं मूलभूत आवश्यकता विहीन रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भदोही में कालीन मुख्य साधन है रोजगार का, लेकिन पढ़ा लिखा युवा कहां जाएगा? वो मजदूरी तो करेगा नहीं। क्या भदोही को कालीन की नगरी में ही आईटी हब नहीं बनाया जा सकता? क्या कालीन में ऐसी कोई फैक्ट्री स्थापित नहीं की जा सकती? जैसे इस समय ईंधन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बायोफ्यूल स्टेशन की बहुत आवश्यकता है, बायोफ्यूल की फैक्ट्री बननी चाहिए, तो भदोही में स्थान भी है, बनाया जा सकता है, लेकिन विजन नहीं है, मांगने की क्षमता नहीं है, छीनने की क्षमता नहीं है। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारे जनपद में छोटी सी दुर्घटना होने के उपरांत हमारे यहाँ के मरीज ही पूरी तरह रेफर्ड कर दिए जाते हैं। ये रेफर्ड यूनिट बनाया गया जिले को। अगर हमारे यहाँ एमबीबीएस एमडी हैं सरकारी अस्पतालों में, एमबीएस हो चाहे महाराजा चेत सिंह हॉस्पिटल्स हो, सभी हॉस्पिटल्स में एमबीबीएस और एमडी के डॉक्टर हैं। इफ वी हैव एबिलिटी देन हाउ कैन दिस पॉसिबल टू रेफर? हम रेफर क्यों करते हैं? अगर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता, हमारे पास व्यवस्थाएं होती, मेडिसिटी फैसिलिटीज होती, तो हम रेफर नहीं करते। अभी आप देखिएगा कि दुर्गा पूजा पंडाल अग्निकांड हुआ और आई में एक भी मरीज आपके जिले में प्राथमिक स्वास्थ्य की सुविधा लेने के लिए प्रतिपूरित नहीं हो पाए, वो यहां से रेफर किए गए अन्य जनपद के लिए। तो निसंदेह ऐसी मूलभूत आवश्यकता शिक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए, अभी राज्य विश्वविद्यालय घोषित हुआ, इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हमारे यहां बीएससी एजी का मान्यता है, सब जानते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर की क्लासेस अभी नहीं चलती। एजी डिपार्टमेंट अभी चालू ही नहीं हुआ है। क्यों भाई? हमारे पास वैकेंसीज है, हमारे पास व्यवस्थाएं हैं, अलग से वो डिपार्टमेंट खुल चुका है, यूनिट खुला है। आप वहां अगर चालू करेंगे तो बीएससी एजी में बच्चों के पास बहुत से विजन है, मौका है। अगर वहां बच्चे पढ़ेंगे तो निसंदेह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी हम लोगों की भूमिका बढ़ेगी, तो उसको चालू कराया जाए। शिक्षा के दृष्टिकोण से भी हम कहीं ना कहीं अभी पीछे हैं। राज्य विश्वविद्यालय हुआ, लेकिन बहुत सी भी दुर्व्यवस्थाएं हैं, जहां अभी शिक्षा के बाजारीकरण संबंधित व्यवस्था, जो सदैव से हम लगभग 8 साल से हम मुद्दा उठा रहे हैं कि शिक्षा का हमारे जनपद में पूर्ण रूप से बाजारीकरण हो चुका है। शिक्षा व्यापार बना हुआ है, संस्कार का साधन नहीं बना। शिक्षा ज्ञान का साधन संसाधन नहीं बना है, यह व्यापार का साधन बन चुका है। तो ऐसे माहौल में ऐसी व्यवस्थाओं का, ऐसी दुर्व्यवस्थाओं का सामना करते हुए जनप्रतिनिधियों को इन सब विषयों का आवाज उठाना चाहिए। वो प्रतिरोध करें कि शिक्षा का व्यापारीकरण न हो, बाजारीकरण न हो। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला भी था, हमने उनको अवगत भी कराया। बहुत से ऐसे हमारे जनपद में संचालित विद्यालय हैं जो गैर मान्यता के चल रहे हैं, और जिनके फीस और फैसिलिटीज की बात की जाए, अरे बाप रे, मतलब कोई आप तुलना नहीं कर सकते। आम नागरिक जो मजदूरी करने वाला है, जो कालीन का खाप काटने वाला व्यक्ति है, वो खाप कटैया व्यक्ति अपने बच्चे का एडमिशन इसमें नहीं करा सकता आपके कॉन्वेंट स्कूल में। केवल फैसिलिटीज के नाम से दुहाई हो रही है, वसूली हो रही है। तो ये सब कहां मुद्दा उठाने का प्रयास क्यों नहीं किया जा रहा है भाई? क्यों? क्योंकि जनपद को लोग अपना नहीं समझते, यहां की जनता को लोग अपना नहीं समझते। चलिए, प्रचार कर लिए, नारा लगवा लिए, टहला दिए, इसके बाद फिर शोषण करना है। तो हम बिल्कुल जन समस्या समाधान के लिए सदैव से तत्पर रहे हैं, आगे भी रहेंगे।
मुझे कोई लालसा नहीं है। हमारे यहां जो लोग आते हैं मैं उनकी निस्वार्थ भाव से मदद करता हूं, जितना हो सकता है, जितनी क्षमता है उनके लिए लड़ाई भी लड़ता हूं, उनको न्याय दिलाने का काम करता हूं। अभी आपने शिक्षा और स्वास्थ्य की यहाँ की कमियां गिनाई और बताया कि राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है, क्षमता की कमी है, जबकि 32 वर्षों में अच्छे लोग आए होंगे, जनपद में काम किया होगा। एक समस्या सर हम लोग अक्सर देखते हैं तहसील को लेकर और थानों को लेकर, मतलब इतना ज़्यादा लोग परेशान होते हैं आम आदमी, तो इसके लिए क्या आप लोगों ने कभी अपनी तरफ से आवाज़ उठाई? चूंकि आप लोग युवा नेता हैं और प्रखर वक्ता हैं। देखिए, जन सुनवाई में भी ये समस्याएं आपके पास आती जिस प्रकार से पंडाल लगा करके उखाड़ लिया जाता है, उसी प्रकार से थाना दिवस और तहसील दिवस बना हुआ है। वो सेवा का पंडाल नहीं दिखता, वो प्रभाव का पंडाल दिखता है। और कहीं ना कहीं भाई दुर्गागंज के अंतिम छोर कुढ़वा से व्यक्ति जब चलता है, भदोही तहसील उसके यहां से 30 किलोमीटर से अधिक दूरी पड़ती है। अगर वो एप्लीकेशन लेकर के चलता है कि हमारा लेखपाल साहब नहीं सुन रहा है, लेखपाल हमारे यहां हमारा हित नहीं कर पा रहा है, वो एप्लीकेशन लेखपाल के खिलाफ आकर के तहसील पे दे रहा है, तो यहां के अधिकारीगण उसी लेखपाल को जांच अधिकारी बना करके वहां भेज दे रहा है, जांच करके आख्या प्रेषित करा। अरे भाई, हमारे ही खिलाफ एप्लीकेशन है और हम ही जांच करके अपने खिलाफ रिपोर्ट करेंगे, यह व्यवस्था चल रही है। अब कुढ़वा से आने वाला व्यक्ति वह तहसील पर दिन भर वेट करेगा, 11 बजे से 2 बजे तक तहसील दिवस में पहले ठप्पा लगवाएगा, एप्लीकेशन पहले टाइप कराएगा, पहले एप्लीकेशन वकील साहब से लिखवाएगा, फिर बेचारा टाइप कराएगा, फिर जाएगा लाइन लगा के खड़ा होकर के ठप्पा लगवाएगा, इसके बाद एप्लीकेशन साहब को देगा, तो साहब लिखेंगे किसको? जिसकी शिकायत है उसी को लिखेंगे कि संबंधित लेखपाल या आरआई या चौकी इंचार्ज या इंस्पेक्टर जांच करके आख्या प्रेषित करें। अब भाई, राजस्व विभाग के मामले की जांच पुलिस डिपार्टमेंट कैसे करेगी? क्या उनके कौन सा पैरामीटर उनके पास है कि एक बिस्सा में कितने धूर होते हैं, कितने मीटर होते हैं, कितने फीट होते हैं? ये बेचारा चौकी इंचार्ज कैसे जानेगा? तो चौकी इंचार्ज इंस्पेक्टर को जांच क्यों लिखा जाता है भाई? अगर जनता उस लेखपाल से संतुष्ट नहीं है तो आप संबंधित नायब तहसीलदार को लिखिए, तो वो जांच करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें अगर गलत पाए जाते हैं तो। अब बेचारी जनता एप्लीकेशन दे करके फिर ऑटो पकड़ करके सुरयावा उतरती है, सुरयावा से दूसरा ऑटो पकड़ करके दुर्गागंज, और फिर वहां से पैदल कुढ़वा जाते हैं। यह पीड़ा मैं देखा हूं, मैं जानता हूं। क्यों? क्योंकि केवल कुर्ता पहन करके भौकारबाजी करना मुझे नहीं आता। मैं जनता के बीच में गया हूं और आपके चैनल पे भी आपने दिखाया है कि भाई, भारत क्रांति चैनल पे आपने दिखाया कि हम पदयात्रा और चौपाल कितना किए हैं। यह जनता की पीड़ा रही है। अच्छा, मैं जानता हूं। क्या लगता है, मान लीजिए नेता तो अपनी जगह, अधिकारी पेमेंट भी पाते हैं, गुड गवर्नेंस की सरकार बात भी करती है, तो आम जनता के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? आपको क्या लगता है? क्या देखिए, हम अर्थशास्त्र में एक टपकन विधि पढ़ाया जाता है, छनन प्रक्रिया। निसंदेह गुड गवर्नेंस चल रहा है, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार और प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार निसंदेह जीरो टॉलरेंस की बात करती है और जीरो टॉलरेंस पे काम करने का प्रयत्न कर रही है। लेकिन कुछ अधिकारी स्थानीय स्तर पे, अब टपकन विधि को मैं बता दूं, इसके बाद ये बताता हूं कि अगर शासन की प्रक्रिया में ऊपरी सरकार, ऊपर की सरकार, ऊपर की व्यवस्था अगर जनता के लिए कोई संसाधन उपलब्ध कराती है तो यहां आते आते समाप्त हो जा रही है। अब आप देखिएगा कि जैसे इस समय बिजली विभाग को आप ले लीजिए, विद्युत विभाग हमारे प्रदेश का सबसे चर्चित विभाग बना हुआ है। क्यों? अब सरकार का डायरेक्शन है, माननीय मंत्री जी का डायरेक्शन है, स्मार्ट मीटर नहीं लगेंगे। अब जाकर के जनता पहुंच रही है कि साहब हमार मीटरवा स्मार्ट बा है, बिलवा बहुत आवता है ना। अब जब वो शिकायत करते हैं स्मार्ट मीटर हमारा हटा लीजिए, तो यहां के विद्युत विभाग के अधिकारी क्या बोलते हैं? कह रहे भाई, स्मार्ट मीटर हटाने की बात नहीं की जा रही, वो लगेगा ही स्मार्ट मीटर, वो हटाया नहीं जाएगा। पहले आप जो नॉर्मल मीटर उपयोग करते थे उसमें नॉर्मल बिल आता था, जितना आप उपयोग करते थे उसकी यूनिट कम दिखाई जाती थी। लेकिन स्मार्ट मीटर में आप जितना उपयोग कर रहे हो पूरी की पूरी यूनिट दिखाई जा रही है, इसलिए आपका बिल ज्यादा आ रहा है तो आपको जमा करना पड़ेगा। अब पूरा सरकार जानता है कि विद्युत विभाग घाटे में चल रहा है, वसूली किससे होगा? वसूली किससे होगा?
आम जनमानस से। तो ये चल रहा है अपने दुर्व्यवस्था को छिपाने के लिए, अपने चोरी को छिपाने के लिए जनता को चोर घोषित किया जा रहा है और पहुंच करके न जांच है न परख है, सीधे मुकदमा कर देना है। अब मुकदमा करने के बाद मैनेजमेंट की व्यवस्था चल रही है। मैनेज कौन कर रहा है? विभाग का कर्मचारी कर रहा है। उच्च अधिकारी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि चल क्या रहा है। एफआईआर हुआ तो एफआईआर के नाम पे इस समय डराया जा रहा है कि जेल जाओगे, काट दी जाएगी, ये होगा वो होगा। बेचारी जनता डर करके वो मैनेज कर रही है। जो बेचारा 400 की मजदूरी करने वाला, दिन भर कालीन की खाप काटने वाला मजदूर अपने घर पहुंच रहा है तो पता चल रहा है कि लाइट भी कट गया और मुकदमा भी हो गया। क्यों हो गया? क्यों हुआ? कि 10,000 का बिल मैं नहीं भर पाया हूं, इसलिए एफआईआर चोरी का मुकदमा लगा दिया गया। बहुत से ऐसे केस हमारे पास हैं, मेरे पास साक्ष्य है, मैं दे सकता हूं। वो फिर दौड़ रहा है, 4 दिन मजदूरी भी करने नहीं गया और दौड़ रहा है कि साहब हम तो चोरी नहीं किया, हम तो पास करा रहे, 10,000 रुपया हमें पगार मिले तो दे दे। तब 400 रुपए की मजदूरी करने वाला परिवार का पालन पोषण करेगा कि बिजली का बिल भर करके अपना वो देख रेख करेगा? घरेलू बिजली 1 किलोवाट पास नहीं हो रहा है, आप बेहतर जानते हैं। 2 और 3 किलो कॉमर्शियल यूनिट पास हो रहा है, बिजली किलोवाट का पास हो रहा है कॉमर्शियल। अब झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति के यहां एक पंखा और एक बल्ब जलाने वाले के यहां अगर 1200 रुपए महीने बिल आएगा तो कहां से भरेगा भाई? ये चल रहा है व्यवस्था। जीरो टॉलरेंस की सरकार है, निसंदेह सरकार है, लेकिन स्थानीय स्तर पे बेलगाम अधिकारी इसको पूरी तरह ध्वस्त करके रखे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जागरूक जनप्रतिनिधि नहीं है और ये निष्क्रिय जनप्रतिनिधियों की देन है कि ये मैनेज करने की व्यवस्था में लगे हैं। ये अधिकारियों के सामने अभी भाषण देते वक्त हमारे जिले के जनप्रतिनिधियों को देखिए कि अधिकारी मंच पर बैठे रहे तो ऐसा गुणगान गाते हैं कि अरे बाप रे, इतना गुणगाथा कैसा होता है कि फिर ये हटेंगे ही नहीं, यही इनको बनाए हैं, जनता इनका कुछ नहीं किया है, ये गुणगान चल रहा है। अरे जो सत्य है उसको बोलिए। जनता के मुद्दे पर खड़े होकर के प्रतिरोध करने के अधिकार का आपको अधिकार दिया गया है, जनता ने दिया है, क्योंकि अधिकार की लड़ाई लड़िए। आप जनप्रतिनिधि कहे जाएंगे, तब आप नेता कहे जाएंगे। यहाँ पे बैठकर तमाम लोगों ने कहा कि जनता को जागरूक होना चाहिए, पढ़े लिखे युवाओं को जागरूक होना चाहिए। आज पहली बार आपने कहा कि जनप्रतिनिधि की निष्क्रियता की वजह से यह सब जनपद में ऐसा आप देखिएगा। ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं जिन्होंने कहा कि जनता को जागरूक होना चाहिए। घरे का मालिक के बनाया जाता है? जो सबसे भाई बड़ा हो ना 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 ना, जो सबसे समझदार हो, सबसे पढ़ा लिखा हो, है ना, वही ना मालिक होता है। एक परिवार में अगर 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चे तो पढ़े लिखे होंगे नहीं। जो बच्चा पढ़ा लिखा होगा, घर का मलिकाना उसको दिया जाता है कि हिसाब पाती तुम रखो। अरे भाई, तू पढ़ा लिखा रहा, तू समझदार रहा, तभी तुम्हें जनप्रतिनिधि बनाई के जनता भेज दे। अगर हम ही जागरूक होते तो आप जैसे लोगों को चुन करके थोड़ी भेजा जाता। अब हमारी आवाज है। अगर हम जागरूक होते तो निसंदेह वो बटन नहीं दबाते। अगर हमारा नेता मूर्ख है, जनता चालाक है, तो नेता तुम नहीं बन पाओगे भाई, जनता खुद नेता बनने के काबिल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो अपना जनप्रतिनिधि भेज रहा है अपने मुद्दे को उठाने के लिए, अपनी व्यवस्था को उठाने के लिए, व्यापार करने के लिए थोड़ी भेज रहा है। नेता व्यापारिक नहीं होता, नेता सेवक होता है, और सेवा से व्यापार नहीं होता और न ही व्यापार से सेवा होता है। या तो व्यापारी बन लो या तो नेता बन लो। नेता कौन होता है? नेतृत्व करता, जो व्यवस्था का उत्थान कराए। अगर उस कमरे में यह व्यवस्था है तो उस कमरे से इस कमरे तक पहुंचाने वाला व्यक्ति ही नेता होता है, चूंकि आगवानी करता है। यह थोड़ी होता है कि हूं कमरा का वसूल लो, हूं कमरा का वसूल ला, अपने कमरा में भरी ला। यही चल रहा है। डीएम सिंह जी, जब कोई युवा नेता, कोई जनप्रतिनिधि अक्सर देखते हैं अगर कोई शिकायत लेकर जाता है तो उल्टा को उसी को धमकी मिलती है। आपके साथ जैसी कई घटनाएं होंगी क्योंकि आपने बड़े बड़े मुद्दे उठाए हैं। तो ऐसी स्थिति में उस युवा नेता को क्या करना चाहिए? चूंकि जो सुन रहे हैं उनके साथ ऐसा होता है, तो कोई कुछ बताइए इसमें। देखिए, ये तो तानाशाही है, अधिकारियों का बेलगाम होना है। अधिकारी खुद को स्वायत्त शासी समझ रहे हैं। मैं यही कहूंगा उन युवा नेताओं को और जनप्रतिनिधियों को कहूंगा कि अगर आपको मुद्दा उठाने पर हड़काया जा रहा है तो कहीं ना कहीं आप उन अधिकारियों पर निर्भर हैं। या तो आप ठेकेदारी की व्यवस्था से संलिप्त हैं या फिर पट्टेदारी की व्यवस्था से संलिप्त हैं। इस वजह से आपको दबाने का प्रयत्न किया जा रहा है।
हमें भी हुआ, बहुत से ऐसे सिस्टम पे हुआ जहां मैंने मुद्दा उठाया, वहां दबाने का प्रयास किया, लेकिन क्या अमरण अनशन हमने नहीं किया? खिलाफ में ना किया? क्या हमने रोड पर धान नहीं लगाया? क्या डरा? क्या डरा? क्या हमने तहसील पर घेराव नहीं किया? क्या मैं विरोध प्रतिरोध नहीं करता हूं? कोई रोक लेता है क्या? इस वजह से चूंकि यहां बैकग्राउंड में कुछ नहीं है, न चाटुकारिता है और न व्यापार है, हमारा क्या बिगाड़ोगे भाई? क्या बिगाड़ोगे? क्या नुकसान करोगे? हमने सर्वस्व त्याग करके राजनीति में कदम रखा। जो सर्वस्व पाने के लिए राजनीति में कदम रखता है उसको डर होता है। जो सर्वस्व त्याग करके राजनीति में आता है उसको किसी प्रकार का डर नहीं है, और हमें तो एकदम नहीं है। तो हम तो युवा नेताओं से और सभी जनप्रतिनिधियों से चाहेंगे, मुझे बड़ी खुशी होती है कि हम जब 2018 में भदोही की राजनीति में युवा नेतृत्व में आए थे राजनीति करने के लिए, तो युवाओं का बहुत कम नाम सुनते थे कि फला युवा भी राजनीति कर रहा है, और वो करता था जिसका बाप की बपंसी राजनीति मिली हो। कोई स्वतंत्र राजनीति करने की क्षमता नहीं रखता था। लेकिन वर्तमान में यह खुशी होती है कि हर घर से, हर गांव से, हर मोहल्ले से कि युवा नेता तो खड़ा हो रहा है। ये खुशी है और होना भी चाहिए। लेकिन हमारा उनसे निवेदन है और ये सलाह भी है, इस वजह से सलाह है कि 8 साल का अनुभव है। और अक्सर युवा आपको बुलाते हैं हाँ अपने कार्यक्रमों में। तो हमारा ये निवेदन है कि वो पाने के इच्छा से राजनीति न करें, बल्कि खोने की इच्छा से और सेवा की इच्छा से करें, और उनकी लड़ाई लड़िए जो वास्तव में दबे हैं, कुचले हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, नीचे के हैं, जो वास्तव में अंत्योदय हैं, जो अंतिम पंक्ति में खड़े हैं। उनको कल लोकमाता अहिल्याबाई की जयंती थी, उनके जन्म जयंती के अवसर पर 301वीं जयंती पर इतना भव्य आयोजन भदोही नगर में युवाओं ने किया। मुझे देख करके बड़ी खुशी हुई कि कम से कम अपने महापुरुषों को युवा याद तो रखे हैं। अब लोकमाता अहिल्याबाई ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि शासन का माध्यम सशक्त शासन करने, शासन सशक्त शासन करने के लिए नहीं होता, बल्कि सेवा की नीति और नियति से होता है। एक अच्छा शासक सेवक होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को देख लीजिए, सेवक है, पाने की इच्छा नहीं है ना, सब कुछ खो करके उन्होंने राजनीति में कदम रखा, आज शीर्ष नेतृत्व में है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए, आदरणीय हमारे नेता नीतीश कुमार जी को देख लीजिए, इन्होंने त्यागा तो पाया। आप अगर पाने की इच्छा से हैं तो आपको तहसील का लेखपाल भी डरा करके रखेगा। अगर आप दलाली की मानसिकता से राजनीति करेंगे तो निस्संदेह तहसील का कानून को और थाने का सिपाही भी आपको डरा करके रखेगा। आप स्वतंत्र राजनीति करिए, चाटुकारिता छोड़िए, आइए मैदान में और लड़ते हैं जनता के न्याय की लड़ाई। देखता हूं किस माई के लाल में हिम्मत है कि जो युवाओं को टच करके दिखा दे अपनी औकात। मैं देखता हूं, संविधान के अनुरूप काम करो, नियम कानून आईपीसी, सीआरपीसी या बीएनएस के अंतर्गत काम करो, कभी इन नियम के विरुद्ध काम मत करो। देखता हूं कौन माई का लाल है जो आपको टच करता है। आप नियम में रहो, आप स्वतंत्र रहो। अब आप कुछ आप पे बात करें तो इतना जनता के मुद्दे आप उठाते हैं, जैसा भी आपने बताया, हमने कई चीज़ों का अभी आप इसमें फोटो के माध्यम से देख भी रहे होंगे आप लोग कि आप सड़क पे धान लगाने से लेकर तमाम मुद्दों को उठाते रहते हैं। इतना मेहनत, इतना लोगों से जुड़ाव, लेकिन लोग अक्सर यह चर्चा करते हैं कि वह वोट में नहीं बदल पाया पिछली बार। क्या कारण रहा और आगे की क्या तैयारी है 2027 की? देखिए भाई साहब, मैं वोट की राजनीति कभी नहीं किया हूं। मैं हमेशा जागरूकता की, स्वतंत्रता की, स्वायत्तता की और विद्वता की राजनीति किया हूं, और हमेशा से न्यायप्रियता की राजनीति के लिए आगे आया हूं। अगर हम वोट का अंकन देख करके अपने आप को पीछे कर लिए होते तो अपने आप को नेता नहीं कहते हैं। कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा कि खुद को नेता क्यों कह रहा है। इस वजह से कह रहा हूं कि हम 881 पाए तो 881 लोगों के विधायक हैं हम। इसलिए 2022 के बाद भी अनवरत डीएम सिंह का हर बार समाज के बीच में रहा और उनके अधिकार की लड़ाई लड़ा है। क्यों? क्योंकि धारा के विपरीत 800 लोग आपके साथ खड़े हुए, यह सामान्य बात नहीं रहा भाई साहब।
तो मैं तो सौभाग्यशाली हूं, वोट में कन्वर्ट नहीं हुआ तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि कभी भविष्य में वोट में कन्वर्ट नहीं होगा। करत करत अभ्यास से जनमत होत सुजान, रसरी यावत जात से शिल्पे करत निशान। भदोही की जनता बड़ी बौद्धिक है, ये सब समझते हैं, ये सब जानते हैं कि कौन कर रहा है और कौन दिखा रहा है, कौन व्यापार कर रहा है हमारी व्यवस्थाओं के साथ और कौन संस्कार में चल रहा है, ये जनता जानती है, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि डीएम सिंह गहरवार किसी के प्रभाव में नहीं काम करता। अगर स्वभाव से हमसे काम लेंगे तो जरूर करूंगा और झुक जाऊंगा। और ये सोचो कि गुंडाई से प्रभाव दिखाओगे तो डीएम सिंह गहरवार दबने वाला नहीं है, चूंकि छात्र संघ से हम आंदोलित छात्र नेता रहे हैं और इलाहाबाद विश्वविद्यालय जैसे संस्था के हम लोग छात्र नेता रहे। आप हमारे विषय में पता करवाइएगा कि हमने वैचारिक क्रांति किया, कभी विवादित क्रांति नहीं किया। वैचारिक क्रांति करके और शिक्षा की क्रांति ले आया। ऐसे महाविद्यालय का प्रोडक्ट रहा हो जहां केवल विवाद हुआ करता था। लेकिन आज पता करिएगा कि डीएम सिंह गहरवार ने वहां पत्रिका भी छपवाई, वहां बहुत जैसे भाषण प्रतियोगिताओं को कराया, ऐसे ऐसे आयोजन कराया कि बच्चों को मौका मिलना चालू हो गया। और तब मैं छात्र संघ की राजनीति में आया। मैं भी सिविल सर्विसेज की पढ़ाई छोड़ करके राजनीति में आया हूं, अनपढ़ गंवार नहीं हूं, तो मुझे पता है। और जनता सबसे ज्यादा जागरूक है। वो न कहें कि जनता को जागरूक होना जरूरी है, जनता जागरूक है और बहुत जागरूक है। 2027 में दिखाएगी भदोही में। जैसा कि सर आप एक उभरते हुए युवा नेता हैं और राजनीति में अक्सर यह देखा जाता है कि लोग प्रतिस्पर्धा करते हैं। आपके जो समर्थक हैं, हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि जब डीएम भैया कोई बड़ा प्रोग्राम करने जाते हैं, कार्यक्रम, तो सरकार यहाँ की प्रशासन उनको परमिशन नहीं देती। आपको क्या लगता है, इसमें कोई राजनीति होती है या आपको लोग उभरना नहीं देना चाहते? क्या आपको क्या लगता है इस पर? देखिए, गांव में घूर उर होता है, घूर जानते हैं, कचड़े का ढेर। लोग अपना कचरा वहां लाकर इकट्ठा करते हैं। उसमें बहुत प्रकार के बीज होते हैं ना, लेकिन वो समय पर ही अंकुरित होता है। अब नीबी का नमकौर गिरे, तदेसी भाषा में, चूंकि भदोही सब जानते हैं, नीब का नमकौर गिर रहा है, लेकिन वो प्रस्फुटित कब होगा? जब बारिश होगा। तो कोई रोक पाता है क्या उसको? कचरे का ढेर डेली उस पर गिराया जाता है, लेकिन उसके प्रस्फुटन को कोई रोक पाता है? उसके अंकुरण को कोई रोक पाता है? तो युवा के अंकुरण को कहां कोई रोक पाएगा? अरे द्वेष रखना है तो रखे, साधुवाद है। और जब प्रतिरोध नहीं होगा तो प्रभाव कहां हम बना पाएंगे? रही बात परमिशन का, तो भाई स्वतंत्र भारत में अनुमति लेकर के कार्यक्रम तिरंगा यात्रा के लिए किया जाना, यह तो दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत से कार्यक्रमों को रोका गया। अभी मैं पदयात्रा और चौपाल करने के लिए 23 अप्रैल से 10 मई तक, 23 मार्च से 10 अप्रैल तक का हम चयनित किए थे। सुरियामा के 20 गांवों को हमने चयनित किया था। उसके परमिशन के लिए हमने एप्लीकेशन दिया और परमिशन खारिज हो गया। क्यों खारिज हो गया? आप पूछिए कि मैं चौपाल और पदयात्रा करता तो कौन सा राजनीतिक वहां हम राजनीति करने, कौन से पार्टी का प्रचार करने जा रहे थे? हम तो जनता की समस्याओं से जुड़ने जा रहे थे ना। और मैं सत्ता में हूं भाई, सरकार में होते हुए भी इतनी कुटिल राजनीति अधिकारी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं पता है? इसलिए कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुटिल मानसिकता के जनप्रतिनिधियों का प्रभाव है और कुटिल मानसिकता के जनप्रतिनिधियों के हिसाब से वो ट्रीट किए जा रहे हैं। इसलिए तो क्या रोक लिए क्या? अरे हम पदयात्रा करने से अभी परमिशन मांगा हमने, अब देखिएगा जुलाई के बाद मैं करता हूं बिना परमिशन का, देखता हूं कौन रोकता है। अरे भदोही में टहलने से कोई रोक लेगा क्या? सेवा करने के लिए कोई, भारत में टहलने से कोई रोक लेगा? भ्रमण का अधिकार है, ये हमारा मूलभूत अधिकार है, ये भारतीय संविधान देता है हमें भ्रमण का अधिकार। कोई रोक लेगा क्या? नहीं रोक सकता। हमने परमिशन इसलिए मांगा क्योंकि हम मानसिकता जानना चाहते थे और हमें पता चला। लेकिन हम युवा हैं, हम अपने समर्थकों के दम पर, अपने भाइयों के दम पर काम करते हैं। हमारे साथ 5 अंगुली चली थी तो आज 50 अंगुली है, और जब जिसके साथ 50 अंगुली है तो वो मुक्का जब बांधेगा तो क्रांति ले आएगा, और हम लोग क्रांति ले आने का काम कर रहे हैं। अंत में डीएम सिंह जी, जो आधी आबादी है देश की महिलाएं,
भदोही में भी हमने देखा आप महिलाओं की आत्मरक्षा को लेकर, उनके रोजगार को लेकर लगातार लगे रहते हैं। इस समय आपकी तरफ से महिलाओं के लिए कौन से विशेष किए जा रहे हैं कार्यक्रम ताकि उनके और स्वावलंबन प्राप्त हो सके? देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार महिला स्वावलंबन, महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। और हम सदैव से लगभग 5 साल से हम मिशन शक्ति के अंतर्गत कई सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग आदर्श शुक्ला और उनके कराटे की टीम की ओर से हमने कराया। महिला सशक्तिकरण के लिए आज काम सरकार कर रही है, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे यह रीजन है कि महिलाओं की समाज में महत्वपूर्ण भूमिका को आगे ले आना। और आप देख भी रहे हैं कि आज आपके परिवार की मुखिया कौन है? राशन कार्ड पे देन किसका है? ये सरकार का देन है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को स्वावलंबी होने के लिए छोटे छोटे कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। हम सरकार से, स्थानीय अधिकारियों से और जनप्रतिनिधियों से निवेदन करेंगे कि छोटे कुटीर उद्योगों का बढ़ावा वो करें, जिस प्रकार से अन्य राज्यों में मैं देख रहा हूं कि महिला अपने घर पर ही छोटे छोटे उद्योगों की स्थापना करके उनको, जैसे अभी समूह सखी के माध्यम से कुछ लोन भी प्राप्त हो रहा है, तो महिलाओं से भी मैं निवेदन करूंगा कि वो उन लोन को प्राप्त करके छोटे मोटे कुटीर उद्योग को स्थापित करें। आप पुरुषों पर आधारित न रहें। जब आप स्वावलंबी होंगी तो आप अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे पाएंगी। जब आपका बच्चा शिक्षित होगा तो वो किसी के पीछे नारा लगाने का काम नहीं करेगा। कलेक्टर होगा, डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा और नेता भी होगा। और पढ़ा लिखा नेता होगा तो कहीं ना कहीं हम जैसी युवाओं की तरह क्रांतिकारी होगा। तो हम महिलाओं से निवेदन करेंगे कि वो कुटीर उद्योगों की स्थापना करें और स्वावलंबी बने, स्वायत्त बने और स्वतंत्र भारत में यह परिसिद्ध करें कि यह महिला प्रधान देश है। हम लोग तो पीछे चलने का काम करते हैं मातृत्व शक्ति के। भाई 1857 की क्रांति महारानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में हुआ, आजादी की क्रांति। लोकमाता अहिल्याबाई के नेतृत्व में देखिए, इन्होंने वैचारिक क्रांति किया, सामाजिक न्याय की स्थापना की कि हम सब बराबर। तो इस प्रकार की भूमिका महिला ही नई विजन के साथ काम कर सकती है। तो मैं सदैव सबसे निवेदन करूंगा और अधिकारी और नेताओं से भी चाहूंगा कि इनको प्रोत्साहित करें और सरकार से जरूर इनको योगदान दिलाएं। अंत में, भविष्य में अगर आपको भदोही की आवाज उठाने और सेवा करने का मौका मिला तो भदोही को कहां देखना चाहते हैं आप? भदोही को नोएडा देखना चाहते हैं। नोएडा। और उसमें बहुत कुछ नहीं करना है, केवल इतना करना है कि भदोही का एक एक युवा स्वरोजगारी बने। हम जब स्वरोजगारी होंगे, किसी के यहां एप्लीकेशन लेकर के खड़े नहीं होंगे कि हमारे यहां सोलर लगवा दीजिए, हमारे यहां स्ट्रीट लगवा दीजिए, हमारे यहां हैंडपंप लगवा दीजिए। जब स्वरोजगारी होंगे, जब हमारे यहां व्यापार होगा, हमारे यहां फैक्ट्री होगी, हम रोजगारी बनेंगे तो निसंदेह स्वावलंबी होंगे। तो हम नोएडा बनने में टाइम नहीं लगेगा। अरे भाई, नोएडा का मूलभूत व्यापार कुछ था क्या? कुछ नहीं था। नई सिटी बसाई गई ना, लेकिन भदोही का मूलभूत व्यापार तो कालीन है। अगर सरकार और प्रमोट करे तो हर घर का युवा स्वरोजगारी बन जाए। तो यह हम समृद्ध भदोही की स्थापना चाहते हैं। और केवल शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, 3 व्यवस्थाओं का सुधार हो जाए, 3 व्यवस्थाएं पारदर्शी हो जाए, तो हम किसी भी जनपद का उत्थान बड़ी तेजी से कर सकते हैं, बहुत तेजी से कर सकते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, हम शिक्षित होंगे तो स्वरोजगारी देश के और देश के विकास में लगाएंगे। यही मैं कहना चाहता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप सुन रहे थे युवा नेता, प्रमुख समाज सेवी, भदोही जिला के युवाओं की धड़कन डीएम सिंह गरवार जी को। आप जनता दल यूनाइटेड से प्रदेश महासचिव और प्रदेश प्रवक्ता भी हैं। ऐसे ही तमाम पॉडकास्ट और मुद्दों को देखने के लिए जुड़े रहिए भारत क्रांति न्यूज से। मैं शिवशंकर दुबे, धन्यवाद।